राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा जो किसी राष्ट्र के लोगों में एकता और अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना जगा दे, राष्ट्रवाद कहलाता है। मैजीनी कौन था? मैजीनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। सन 1831 में उसने यंग इटली नामक एक संस्था बनाई। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जर्मनी 300 छोटे मोटे राज्यों में बटा हुआ था। सभी राज्य एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे। जर्मनी के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बटे हुए थे। लोगों में जर्मन राष्ट्रवाद का अभाव था। मेटरनिख युग क्या है? 1815 से 1848 के बीच यूरोप में राजतंत्र, रूढ़िवाद और क्रांतियों की नीति को मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का वियना कांग्रेस का नेतृत्व करने के साथ साथ मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ और 1848 ईस्वी की क्रांति के साथ और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद मेटरनिख युग का अंत हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में लगभग 60 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? आंसर, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? आंसर, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। 1 नंबर, फ्रांस के राजा लुई फिलिप अमीरों को साथ रखता था और गरीबों से नफरत करता था। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप के शासनकाल में चारों तरफ भूखमरी और बेरोजगारी फैल गई थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? आंसर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? आंसर, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट राइन राज्य संघ का स्थापना किया और
जर्मन प्रदेश को जीत लिया, जिससे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी एवं पूरे यूरोप के अन्य क्षेत्र में बढ़ने लगी थी। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक नाव चलाने वाला था। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने युवाओं का एक शक्तिशाली सेना तैयार किया। इस सैनिक को लेकर उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वह गणराज्य की स्थापना की। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? आंसर, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? आंसर, बिस्मार्क ने विलियम प्रथम को अपना चांसलर नियुक्त किया था ताकि जर्मनी के एकीकरण हो सके। जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बताएं। उत्तर, इटली के एकीकरण में मेजीनी का योगदान। मेजीनी एक गुप्त कार्बोनरी दल बनाया ताकि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को खत्म कर गणतंत्र बनाया जाए। उसने 1831 में यंग इटली बनाया ताकि इटली विदेशी हस्तक्षेप को रोका जाए। 1834 में उसने यंग यूरोप बनाया ताकि यूरोपीय राष्ट्रीय आंदोलन को हरा दिया जाए। काउंट काबूर का योगदान। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था, इसलिए 1853-54 क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की सहायता कर ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को रुकवा दिया। गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण किया। वह दो प्रांतों सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इस तरह विक्टर इमैनुअल ने 1870 में इटली का एकीकरण कर लिया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क जर्मन डाइट बिस्मार्क की प्रशा के चांसलर के रूप में विख्यात था। वह जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया और इसी के सहारे जर्मनी का एकीकरण निम्नलिखित युद्ध के माध्यम से किया। डेनमार्क युद्ध 1864। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ लेकर डेनमार्क के दो राज्यों सेल्सविंग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। सेल्सविंग खुद अपने पास रखा और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया।
सेडेवा युद्ध 1866 सेडेवा सेल्स-विंग और होल्स्टीन दोनों राज्यों में जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर बिस्मार्क विद्रोह फैला देता है, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना प्रासा को पार हो जाने का प्रयास करती है। बिस्मार्क उसे रोक देता है तो ऑस्ट्रिया सेडेवा युद्ध की घोषणा करता है, जिसमें वह बुरी तरह पराजित हो जाता है और ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी से हट जाता है। इस तरह जर्मनी का एकीकरण 2/3 हो जाता है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर: राष्ट्रवाद के उदय के कारण फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के विजयों के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के चलते निरंकुश शासन का अंत हुआ और सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का कब्जा हुआ। नेपोलियन के विरोधी एकजुट हुए, जिससे उसमें भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव। राष्ट्रवाद के उदय के चलते जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। राष्ट्रवाद के चलते उपनिवेश साम्राज्य का पतन हुआ। राष्ट्रवाद के चलते उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद के चलते ब्लैक क्षेत्र के स्लाव जाति के लोग एकजुट होकर एक नया देश सर्बिया बनाया। राष्ट्रवाद के चलते एशिया और अफ्रीका के देश गुलाम हो गया। जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थी? उत्तर: जुलाई 1830 के कारण चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम करता था। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया, जिससे उदारवादी शासन के विरोध बन गए और 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध फ्रांस में शुरू हो गया। चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर पोलैंड भाग गया। इसी क्रांति को जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर आप खुद से दें। एसकेडी क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।